शायद आप लोग सोच रहे होंगे मैं आज आप लोगों को लेके जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट की किसी टूरिस्ट स्पॉट पर, राइट? लेकिन आप लोग गलत हो। आज मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ असम की एक छोटी सी शहर तक, जिसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐतिहासिक महत्व है। और वहाँ जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कुछ शिक्षित मगर बेरोजगार युवक कैसे दृष्टांतमूलक काम करके अपना जीवन आगे ले जा रहा है। तो चलिए लेट्स गो। ये है गुवाहाटी महानगर। यहाँ इसी तरह हर रोज सुबह शाम सिटी बस का भीड़ लगा रहता है। और हाँ, यह है पशु चिकित्सा महाविद्यालय जो कि खानापारा में स्थित है। नौ माइल का ये है विख्यात गणेश मंदिर और यहाँ सुबह शाम भक्तों का भीड़ लगा रहता है। हम लोग जोराबाद छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग सोनापुर से गुजर रहे हैं जो कि गुवाहाटी सिटी से थोड़ी ही दूर में अवस्थित है। सोनापुर नेशनल हाईवे 37 के बगल में स्थित एक छोटी सी नगर है। यहाँ खासकर असमिया, बोरो, कार्बी और सभी जनजाति के लोग रहते हैं और कृषि को ही मूल जीविका के रूप में अपनाते हैं। जागीरोड मरीगांव जिले का एक हरा भरा छोटा सा शहर है। यहाँ हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक पेपर मिल है जो 1970 में स्थापित हुआ था। अब हम जागीरोड को छोड़ के नौगांव की ओर बढ़ रहे हैं। हाईवे के पास रहे छोटी मोटी नगर छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर गांव का सौंदर्य के साथ साथ तालाब में मछली पकड़ते लोगों का मनमोहक दृश्य मन को प्रसन्न कर देता है। सचमुच असम का यह दस्तूर लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का एक प्यारा सा प्रयास है। ये सिर्फ असम में ही देखने को मिलता है। 2011 के जनगणना के मुताबिक नौगांव जिले का जनसंख्या लगभग 19 लाख है। ये उत्तर पूर्व भारत का मध्य भाग में अवस्थित है और नौगांव जिले को 3 हिस्सों में बांटा गया है: नौगांव, कलियाबर और होजाई। 122 किलोमीटर आने के लिए हमको लगा लगभग 2.5 घंटा और हम पहुंच गए नौगांव जिला। ब्रह्मपुत्र नदी का एक दरिया यानी कि कलंग नौगांव के बीचों बीच से बहती है। एक साइड को हम बोलते हैं नौगांव और दूसरी साइड को हम बोलते हैं हैबरगांव। आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहूंगा, नौगांव के बरदुआ में ही महापुरुष श्रीमंत शंकर देव का जन्म हुआ था। और अब हम नौगांव तान को छोड़ के बाईपास होके हमारे मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम लोग हमारे मंजिल के एकदम करीब हैं। अभी पहुंचने वाले हैं कलियाबर तिनियाली, जो कि नेशनल हाईवे 37A की और नेशनल हाईवे 27 की एक बड़ी रोड जंक्शन है। इसी रास्ते पर पश्चिम की दिशा पर 25 किलोमीटर में तेजपुर आता है और इसी रास्ते पर विश्वविख्यात कलियाभूमुरा ब्रिज 1987 में बनाया गया था और इस ब्रिज का असम का अर्थनैतिक विकास में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। प्रति घंटे में 80 किलोमीटर के स्पीड के हिसाब से हम लोग लगभग 180 किलोमीटर आए। अभी हुआ है सुबह के 11 बजे और हमारे मंजिल से हम लोग ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ से शायद आधा घंटा लगेगा। भूषण जी, आप आगे से लेफ्ट ले लीजिएगा। अब हम एक साफ सुंदर वातावरण से गुजर रहे हैं। गांव की सुंदर और मनमोहक दृश्य मन को लुभा जाता है। ये वातावरण किसी जमाने में अंग्रेज के रहते सबसे ज्यादा व्यस्त और शोर शराबा वाला शहर था। ब्रिटिश जमाने में यहाँ एक बंदरगाह हुआ करता था और यहाँ असम के सबसे पहला जूट मिल स्थापित हुआ था। चिलघाट का कामाख्या मंदिर आहूम समुदाय के जमाने में ही बनाया गया था। ये शहर के बीचों बीच मशहूर कामाख्या मंदिर इतिहास के पन्नों को दोहराता है। यहाँ किसी जमाने में ब्रिटिश सरकार यातायात को सुगम करने के लिए रेल चलाया करते थे। इस कारण यहाँ कभी आमदनी और रफ्तानी बहुत खूब चल रहा था। सारे कामकाज को सुगम करने के लिए यातायात व्यवस्था को बेहतर किया गया था, परंतु
समय के परिवर्तन के कारण सिलघाट अपनी पहचान धीरे धीरे खो चुका था। इस अवनति का 3 मूल कारण है। पहला कारण 1992 में रेल मार्ग को बंद कर देना। दूसरा कारण 1986 में नौसेना मार्ग का निलंबन। तीसरा और अंतिम कारण ब्रह्मपुत्र द्वारा की गई भयंकर कटाव ने सिलघाट को एक परित्यक्त शहर में परिवर्तन कर दिया। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अपनी खोई हुई महत्व को वापस पाने की स्थिति में सिलघाट में इस क्षेत्र और यहाँ के लोगों के लिए कुछ और ही है। यहाँ है अस्तित्व की कहानी, कहानी है संघर्ष की, कहानी है नवाचार की। वर्तमान परिदृश्य में जहाँ शहरीकरण हमारे देश के हर नुक्कड़, हर कोने में रेंगता है, जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरी संसार प्रणाली को बदल दिया है और शिक्षा को व्यापक रूप से चौड़ा किया गया है, सिलघाट के कुछ शिक्षित स्थानीय युवकों ने पारंपरिक तरीके से जीविका का एक अभिनव तरीका अपनाया है। इन्होंने सरकारी और निजी नौकरी के अवसरों को ठुकराया और खेती के माध्यम से एक स्वरोजगार पद्धति को अपनाया। शायद ये जीविका का एक बहुत सामान्य तरीका है, खेती के माध्यम से रोजगार का प्रयास। खेती के साथ वे खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित साबित किया, लेकिन उन्होंने खेती को एक कदम आगे ले जाने के लिए जैविक खेती प्रणाली को विकसित किया। अब सवाल ये है कि ये जैविक खेती है क्या? जैविक खेती एक एकीकृत खेती प्रणाली है जो स्थिरता के लिए प्रयास करती है। मिट्टी के प्रजनन और जैविक विविधता में वृद्धि, दुर्लभ अपवादों के साथ सिंथेटिक कीटनाशकों, एंटीबायोटिक दवाइयों, सिंथेटिक उर्वरकों, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों और विकास हार्मोन को प्रतिबंधित करती है। खेती जेतिया पोक लगे, पोक लगे, अनाज पर जब कीड़े लग जाते हैं तब घरेलू तरीके से दवा प्रस्तुत करके उन्हें प्रयोग किया जाता है। राम तुलसी के पत्ते, सीताबाहर के पत्ते,
पचोटिया के पत्ते, महानीम के पत्ते, इन सभी पत्तों को एक एक मुट्ठी कर 1 लीटर गर्म पानी में उबालकर उसे 16 लीटर पानी में घोलकर अनाज पर छिड़कना पड़ता है। और एक प्राकृतिक खाद असम में जनप्रिय है, वो है तालाबों में पाए जाने वाली पौधे, जिसे हम असम में बोरपुनी बोलते हैं। इसको तालाब से उठाकर बाहर रखकर 15-20 दिनों बाद खाद के रूप में व्यवहार कर सकते हैं। यह वास्तव में बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे इस नींद वाले शहर में जीविका के अन्य रूपों के बजाय जैविक खेती का चयन किया। क्या इन्हें इस पर विश्वास था या किसी ने ऐसा करने के लिए उत्साहित किया? हम दरअसल जैविक खेती से खेतीबाड़ी करने को मजबूर हो गए। पढ़ लिख कर नौकरी न मिलने के कारण घर में खाली पड़ा जमीन पर जैविक खेत में काम करने लग गए। रासायनिक खाद प्रयोग होने के कारण लोगों में बीमारियां बढ़ गई है। ऑर्गेनिक खाद के प्रयोग के कारण कुछ परिमाण से लोगों की बीमारियों को मुक्त किया गया है। इसी कारण हम खेत में जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। जूट मिल के कचरे के कारण रासायनिक प्रदूषण की मात्रा का आकलन करने के लिए सिलघाट की मिट्टी का भौतिक रासायनिक विश्लेषण किया गया था। डंपिंग क्षेत्र के 10 अलग अलग स्थानों से मिट्टी के नमूने एकत्रित किए गए और उनके भौतिक रासायनिक मापदंडों का विश्लेषण किया गया। मिट्टी के नमूनों को सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इन तीनों धातुओं के साथ अत्यधिक समृद्ध पाया गया। सहसंबंध अध्ययन तीनों धातुओं के साथ और कार्बनिक कार्बन सामग्री के बीच मजबूत सकारात्मक सहसंबंध को दर्शाता है। अंतिम उपाय के रूप में किसान अपने जैविक प्रमाणकर्ता के साथ अनुमोदित कीटनाशक का उपयोग करने के लिए काम कर सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली कीटनाशक जो कि पेड़ पौधों से और कीट पतंगों से प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को ये लोग कैसे अंजाम देते हैं, आइए जानते हैं। ब्राह्मी कंपोस्ट प्रस्तुत करने के लिए टंकी में पहले बेल के पौधे के नीचे की मिट्टी या तुलसी के पौधे के नीचे की मिट्टी को व्यवहार करना चाहिए। उस पर बांस के पत्ते, गोबर, झाड़ियां या सब्जियों के छिलके सड़ने के लिए रखना चाहिए। जब सारी चीजें सड़ने लगे तब वहां मिट्टी में रहे कुछ कीड़ों को डालना पड़ता है। उन कीड़ों से उन्नत खाद तैयार होता है। कुल मिलाकर इन सभी के मिश्रित से जो खाद उत्पन्न होता है उसी को ऑर्गेनिक खाद कहा जाता है। आजकल किसान जैविक खेती के साथ साथ एकाधिक खेती करने लगे हैं, क्योंकि जैविक खेती को अलग अलग खेतें ज्यादा उपज करने को सहायता करता है। कुछ किसान जैविक खेती के साथ साथ पास ही मुर्गी पालन भी करते हैं। मुर्गियों से प्राप्त हुई मलमूत्र वे खाद के रूप में खेती में प्रयोग करते हैं और फिर मुर्गी पालन से अंडे, ब्रॉयलर आदि बेचकर ऊंची आमदनी करते हैं। दरअसल नियोग किए गए खर्चे को संतुलन करने में ये उपाय कारगर सिद्ध होता है। सरकार की मदद से असम बड़े पैमाने पर जैविक खेती कर रहा है। असम के पहाड़ी जिला कार्बी आंगलंग में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 कंपनियों को हाल ही में शुरू किया गया। असम के जिलों में हल्दी, अदरक, मिर्च और मौसमी सब्जियों की जैविक खेती को बढ़ावा देना और निर्यात को मजबूत करने के लिए ये 2 कंपनियों को डिजाइन की गई। जैविक खेती के लिए स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और भारत सरकार ने 2004 में 91 हेक्टेयर जमीन में एक पायलट योजना किया। इस योजना पे तकरीबन 155 किसानों को नियोजित किया गया था। लेकिन ऐसे योजनाओं के बावजूद कैसे किसान जैविक खेती को आगे ले जा रहा है, ये बहुत चर्चा की विषय है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए और सुधारने के तरीके में से एक है जैविक खेती। मिट्टी के ऊंची सेहत के कारण उत्पादन लंबे समय तक एक समान रहेगी। इस प्रकार ये किसानों को उपयुक्त फसल प्रणाली के बाद अपने उत्पादन को दुगुना करने में मदद करेगी। प्रमाणित होने पर जैविक उत्पादन उत्पादक किसानों को अतिरिक्त वापसी देने के साथ सामान्य वस्तुओं पर प्रीमियम कीमतों के साथ बाजार में ऊंची मांग होगी। आमतौर पर जैविक खेती के तहत प्रमाणित होने के लिए संक्रमण की प्रयोजन होती है। संक्रमण 2 प्रणालियों में आता है। इनमें से एक है PGS यानी कि सहभागिता जैविक प्रतिभूति प्रणाली और दूसरा है TPCS तृतीय पक्ष प्रमाणन प्रणाली। जहाँ जैविक खेती होती है उनके आसपास की फल सब्जियां अपने आप जैविक हो जाता है। वर्तमान केंद्रीय क्षेत्र की 3 जैविक योजनाएं राज्य में लागू की जा रही हैं। 1 परंपरागत कृषि विकास योजना, 2 कृषि विकास योजना जैविक और 3 पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास जैविक मूल्य विकास। सरकार और अन्य एजेंसियों सब्सिडी और अन्य योजनाओं के प्रयासों के बावजूद जैविक खेती के तहत अभी भी भारत में कुल खेती वाले क्षेत्र का 1% से कम है। जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को अपने अंतिम उत्पादनों को जैविक रखने और विपणन करने में कठिनाई होती है। फसल की उपज का नुकसान। पारंपरिक जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को शुरुआत में भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, यानी 71% तक। वर्तमान जैविक खेती के तहत फसल स्थिरता प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय अभी भी अज्ञात है और इस कारण ऊंची खेती लागत और आर्थिक नुकसान हुआ है। जैविक कीट प्रबंधन की असुविधा। कमजोर जैविक कीटनाशकों का उपयोग करने वाले कीट प्रबंधन के पारंपरिक कीटनाशक जैविक कृषि की बीमारी के मुद्दों को हल नहीं किया जा सकता है और ये जैविक के तहत फसल की विफलता का प्रमुख कारण है। जैविक कीट साधारण जैविक खेत में रोग बीमार बहुत कम होते हैं। अगर बीमारी लग भी जाए तो हमें जैविक तरीके से दवा का प्रयोग कर सकते हैं। हींग 100 ग्राम और हल्दी 100 ग्राम एक साथ मिलाकर 16 लीटर पानी में घोलकर बीमार पौधों पर छिड़कना चाहिए। इस तरह बीमारियां ठीक हो जाता है। या कभी कभी चूना टुकिया पानी में मिलाकर छिड़कना चाहिए। जैविक कृषि का समर्थन करने वाले गुणवत्ता वाले बीजों की कमी। हाइब्रिड बीजों को उर्वरकों और रसायनों को जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में जेनेटिक और उर्वरक संवेदनशील बीज और रोपण सामग्री स्वदेशी किस्म पर लापरवाही के कारण बाजार को नियंत्रित करती है, जो जैविक खेती के लिए अधिक अनुकूल है। गुणवत्ता वाले जैविक बीजों का उत्पादनों में एक बड़ा स्थान है और जैविक खेती को अपनाने के लिए इच्छुक किसानों के लिए ये बड़ी एक बाधा है। निर्यात मांग को पूरा करने में असमर्थता। भारतीय जैविक निर्यात विभिन्न बाधाओं का सामना करता है। निर्यात मांग के परिणाम के रूप में गुणवत्ता, असंगत गुणवत्ता और ज्यादा समय लगने के कारण आसानुरूप से कार्य सफल नहीं होते हैं। संक्षेप में, जैविक खेती की अभ्यास की बहुत ज्यादा कमी रही है, जो कि बिना किसी समय अंतराल से जैविक फसल उत्पादन सुनिश्चित कर सकता है। यह भी सच है कि जैविक विपणन की दिशा में उचित बुनियादी ढांचे और सरकारी सहायता की कमी रही है, लेकिन केवल जैविक के नाम पर ऊंची विपणन हासिल नहीं किया जा सकता। फिर भी इतनी बाधाओं के बावजूद असम के सिलघाट का ये 2 नौजवान किसान जैविक खेती करके जीविका की नई राह की सूचना की। ये असल में जल संरक्षण का प्रणाली है। खेत के पास जल जमा करने का एक तरीका है। पौधे जब बढ़ने लगते हैं तब जल की मांग भी बढ़ती है। पहले जल को बाल्टी में भरकर पौधों में छिड़कना पड़ता है। बाद में पाइप से पौधों को अधिक पानी डालना पड़ता है। फिर आगे चलकर मोटर की सहायता से पौधों में पानी फैलाया जाता है। दरअसल हम यहाँ मौसमी खेती करते हैं।
मौसम के अनुसार हमारे यहाँ अच्छी सब्जियां उगते हैं। हम 2-3 किसान भाई मिलकर करीब 30 बीघा जमीन पर खेत करते हैं। हर साल करीब 1.5 लाख या 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। साथ में मुर्गी का फार्म भी है। साल भर की कमाई अगर हम जोड़ कर देखें तो तकरीबन 3.5 लाख 4 लाख इनकम हो जाता है। इनमें से खर्च छोड़कर बाकी हमारा फायदा रहता है। सिलघाट को जल्द ही अपना खोया हुआ गौरव वापस मिल जाएगा, क्योंकि नौगांव जिला प्रशासन ने नींद के बस्ती की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम शुरू कर दिया है। दूसरी ओर आर्थिक रूप से स्थायी जैविक खेती को व्यापक रूप से अपनाने, जीविका को सक्षम करने और उपभोक्ता का अंत में सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए पूर्व आवश्यकता है। भारत में जैविक खेती का एक समृद्ध इतिहास है और जैविक खाद्य पदार्थों को बढ़ते घरेलू बाजार में आवश्यकता प्रदान कर सकता है। अब सिलघाट के घर घर में खेती प्रचलन एक हरित क्रांति सृष्टि कर चुका है। आजकल घर में ही औषधि पौधों का खेती कर कई बीमारियों का इलाज शुरू कर दिया है। नौजवानों ने भी मिट्टी से सोने उपजाऊ करना सीख लिया है। कई घरों में वैज्ञानिक पद्धति से नर्सरी स्थापन कर लाभवान हुआ है। यह शुरुआत है जिंदगी की, नौजवानों की जो नौकरी के लिए तलाशते नहीं हैं, बस उम्मीदों को खेती बाड़ी में लगा चुके हैं। ये एक नई कृषि आंदोलन की शुरुआत है। इस तरह के रोमांचक अनुभव के साथ मैं सिलघाट से, यानी कि इस नींद से भरे शहर से वापस जा रहा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको कितना भी सोया हुआ माना जाए, लेकिन कुछ ने इसे अभी भी हरे और अभिनव विचारों के साथ सक्रिय किया। सफलतापूर्वक एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने के लिए एक प्रयोग के रूप में लागू किया।